जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके प्रिंसिपल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज के इस सीरीज के आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, या बी मात्र उच्च न्यायालय के समक्ष, या सी किसी भी न्यायालय के समक्ष, या डी उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष जो आपकी जनहित याचिका दायर कर सकती है। तो देखते हैं जनहित याचिका होती क्या है। जनहित याचिका मतलब होता है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, इसी को आप जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 39A के निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि जो है कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसमें विस्तारित किया जा सके। ठीक है। और जनहित याचिका की सुरक्षा जो होती है, मतलब PIL का मतलब जो है जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विविध अदालत में पेश किया गया मुकदमा होता है। तो इसके महत्व क्या हैं। पहला इसका महत्व है कि सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखना, और उसके बाद है कानून एवं न्याय के बीच संतुलन की तीव्र गति देना, और उसके बाद क्या बोलते हैं गरीबों और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ और न्याय संगत बनाना। उसके बाद सभी के लिए न्याय की पहुंच को लोकतंत्रीकरण करना और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करना, ये सब इसके महत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारूप के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए एम अहमदी, या बी एम हिदायतुल्लाह, या सी एस आनंद, या डी PN भगवती। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, PN भगवती जो है उसमें जो है जब जनहित याचिका प्रारंभ की गई थी उसमें वो मुख्य न्यायमूर्ति थे आपके PN भगवती साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए फ्रांस के संविधान का, या बी कनाडा की प्रणाली का, या सी ब्रिटेन की प्रणाली का, या डी जर्मनी की प्रणाली का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा की प्रणाली का जो आपका उसका अनुसरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए विचार की स्वतंत्रता, या बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या सी आर्थिक स्वतंत्रता, या डी विश्वास की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता जो आपका ये उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। अब उद्देशिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब ये आपकी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना से आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में आपके कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछा गया स्वतंत्रता के बारे में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये आपके स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। और कहा गया इसमें पूछ लेता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित के सीक्वेंस पूछ लेता है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा आता है। तो इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसको संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी पहले अंगीकृत फिर अधिनियमित और तब आत्मर्पित होता है। इस तरह के आपके जो है प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राज्य, बी मौलिक कर्तव्य, या सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति सिद्धांत, या डी मौलिक अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके भाग 4 से संबंधित हैं, जो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिया हुआ है।
और मौलिक अधिकार जो है आपका, ये मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 4A में दिया हुआ है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। और जब इसको जोड़ा गया था उसमें आपके टोटल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में सन 86वें संविधान संशोधन के दौरान सन 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तब अब इस प्रेजेंट टाइम में जो आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। और इसको जो है मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से, जो आज का रूस है, पहले जो सोवियत संघ हुआ करता था वो आज का रूस है, वहाँ से लिया गया है, वहाँ से प्रेरित है ये। और उसके बाद मौलिक अधिकार जो है आपके संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है, यानी भारत के मैग्ना कार्टा भी संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए संघ सूची, या बी राज्य सूची, या सी समवर्ती सूची। इसमें आपका सही डी या सभी में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची जो है संघ सूची में आपके टोटल 97 विषय हैं, जिसमें आपके केवल क्या बोलते हैं केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। और दूसरा राज्य सूची है, राज्य सूची में आपके टोटल 59 यानी 59 विषय हैं, जिससे आपके राज्य सरकार कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जिस पे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर सरकारें मतलब कानून बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक अदालत क्या जारी कर सकती है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अध्यादेश, या बी डिक्री, या सी रीट, या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रीट जारी कर सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो अदालत होती है, यानी अदालत में आपके यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दो ही न्यायालय हैं जो आपके रीट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सी राजगोपालाचारी, या बी जेबी कृपलानी, या सी बलवंत राय मेहता, या डी अशोक मेहता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता, जो आपके विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियाँ उनमें से किसमें निहित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, या बी मुख्य सचिव, या सी राज्यपाल, या डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल में जो है राज्य की सारी समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो निहित होती है। जैसे केंद्र की सारी कार्यपालिका शक्ति जो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति उसी तरह राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल के बारे में क्या क्या राज्यों से अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी जो राज्यपाल के होने का प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 153 में दिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आपके अनुच्छेद 155 में दिया गया है। और राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, कितनी होगी, उसके बारे में आपके अनुच्छेद 156 में वर्णन किया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो योग्यता यानी अर्हताएं जो होंगी उनकी, उसके बारे में आपका अनुच्छेद 157 में बताया गया है। और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी, उसके बारे में अनुच्छेद 158 में बताया गया है। और राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या होगा, कैसे लिया जाएगा, उसके बारे में आपका अनुच्छेद 159 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति रखते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 32, या बी अनुच्छेद 136, या सी अनुच्छेद 226, या डी अनुच्छेद 224। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226। यानी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकती है। और अनुच्छेद 136 के अलावा मतलब 136 में कहा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी मामले में, किसी वाद में कोई निर्णय दे दिया गया है, या डिग्री दे दी गई है, डिग्री कर दी गई है, अवधारण है, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। यानी 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का ये विवेकाधिकार है कि वह उससे लोअर जो भी न्यायालय हैं
भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। उसके अलावा जो किसी मामले में ये डिग्री, निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या इस तरह की कोई भी चीज़ें जारी कर दी गई हैं, दे दी गई हैं, तो वो आपको उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील कर सकता है, इसका विशेष आज्ञा देता है। और अनुच्छेद 224 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यानी कहा गया है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी पूर्व आज्ञा से उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, उससे उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय में कार्य बढ़ गए या किसी और कारणवश कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो किसी उसी उच्च न्यायालय के या किसी अन्य उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं, जो पहले जज रह चुके हैं उस उच्च न्यायालय में या किसी अन्य उच्च न्यायालय में, उनको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने यहाँ कार्य करने के अनुरोध कर सकता है, और वो मैक्सिमम 2 साल की अवधि होती है उसकी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए संसद, या बी राष्ट्रपति, या सी मंत्रिपरिषद, या डी मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संसद जो है आपकी शक्तियों की वृद्धि करने के लिए सशक्त है। अब राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 69 में कहा गया, संसद के बारे में बताया गया है कि संसद का गठन होगा, और अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि भारत की संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से जो मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो आपके राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंधित जो भी है उसके बारे में आपका अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश हैं, या बी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान हैं, या सी ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित हैं, या डी राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ये आपका गलत वक्तव्य है जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति, या बी मंत्रिपरिषद, या सी न्यायपालिका, या डी संसद। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका जो है आपकी संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? इसमें आपका ऑप्शंस हैं, ए समानता का अधिकार, या बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, या सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और समानता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 28-29 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय कितने केंद्र शासित यानी चीफ कमिश्नर प्रदेश थे? ऐसे आपके ऑप्शंस हैं, ए 5, या बी 4, या सी 7, या डी 6। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रदेश थे उस समय संविधान सभा के गठन के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए सादिक अली समिति, या बी दिनेश गोस्वामी समिति, या सी LN सिंघवी समिति, या डी PK थुंगन समिति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपके पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए समानता का अधिकार, या बी स्वतंत्रता का अधिकार, या सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, या डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। आपको बताएंगे समानता का अधिकार आपके 14 से 18 में है। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 28-29 में है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का संसदीय अनुमोदन 1 माह किया गया था। इसके पूर्व संसदीय अनुमोदन का समय था। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए 2 माह के भीतर, या बी 4 माह के भीतर, या सी 6 माह के भीतर, या डी 3 माह के भीतर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 माह के भीतर जो है आपका पहले संसदीय अनुमोदन पहले था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, या बी आयरलैंड, या सी ब्रिटेन, या डी कोलंबिया। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से जो है ये लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों से समाहित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 12 से 35, या बी अनुच्छेद 36 से 51, या सी अनुच्छेद 52 से 78, या डी अनुच्छेद 5 से 11। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जो कि आपके संविधान के भाग 4 में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।